नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग राइट ऑफ पैसेज के यूएस खतरनाक इम्तिहान के बाद अब सभी लोग वापस घर लौट चुके हैं, लेकिन आते ही विंसेंट का सर्वेंट विल्सन जरदार आवाज में रोना धोना शुरू कर देता है। यंग मास्टर विंसेंट। उसका रोना सुनकर मैड सेरी फरन यूज टोकते हुए गुस्से में कहती है, विल्सन चुप करो। राइट ऑफ पैसेज में जो कुछ हुआ उसके बाद यंग मास्टर को आराम की जरूरत है, इसलिए बिल्कुल खामोश रहो। तभी विल्सन रोता हुआ विंसेंट से पूछता है, यंग मास्टर क्या सच में मुझे आपके साथ क्रिम्सन फोर्ट जाना पड़ेगा? सेरी उसके लिए चाय पौर करते हुए कहती है, बिल्कुल जाना पड़ेगा। क्या तुम यंग मास्टर को वहाँ अकेले भेजने का सोच रहे थे? विल्सन के दिमाग में फरन क्रिम्सन फोर्ट के खौफनाक मॉन्स्टर्स के ख्यालात आने लगते हैं और वो डर से काम उठता है। लेकिन इस पूरी शोर शराबे के बीच विंसेंट के बिल्कुल बराबर में जूलियन खड़ा है। विंसेंट अचानक जूलियन से धीरे से कहता है, यूलियन क्या तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया? जूलियन हैरान होकर फ्लोटिंग करते हुए पूछता है, नोटिस? क्या नोटिस नहीं किया? विंसेंट कहता है कि सेरी के जिस्म से एक अजीब सा माना निकल कर बह रहा है। माना? मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे कब का पता चल जाता। विंसेंट थोड़ा सोचता है और फिर सेरी से अचानक एक अजीब सवाल करता है, सेरी तुम्हारा सरनेम क्या है? सेरी अचानक इस सवाल पर चौंक जाती है और डरते हुए कहती है, हीथली। मैं एक तबाह हो चुके नोबल खानदान से हूँ। सेरी का सरनेम सुनते ही विंसेंट के दिमाग में एक धमाका होता है। जूलियन भी, मैंने पहले कभी इनके बारे में नहीं सुना। विंसेंट बताता है कि हाउस हीथली वो खानदान था जिसने सबसे पहले माना और बॉडी के दरमियान के रिश्ते पर रिसर्च की थी। उन्होंने ही सबसे पहले ढूंढा था कि ब्लेसेड बोन्स क्या होते हैं और उन्होंने एक अजीम टेक्निक बनाई थी जिसे मैजिक बॉडी कहा जाता है। वो सेरी और विल्सन से पूछता है, क्या तुम इस खानदान के बारे में कुछ जानते हो या किसी ऐसे एल्डर को जानते हो जिसे इसका पता हो? सेरी का चेहरे गमगीन हो जाता है और वो कहती है, यंग मास्टर मेरी दादी का अभी हाल ही में इंतकाल हो गया है। विंसेंट को दुख होता है और वो कहता है, ओह आई एम सॉरी। सेरी कहती है, नहीं कोई बात नहीं, आप पहले से हाई ब्लेड कंपटीशन और राइट ऑफ पैसेज में बहुत बिजी थे। जूलियन फरन हवा में उड़ते हुए सोचने लगता है, इतना बड़ा खानदान अचानक कैसे बर्बाद हो गया? जरूर इसके पीछे हाउस समने का हाथ होगा। अगर वो ब्लेसेड बोन्स के वजूद को छुपाना चाहते थे तो उन्हें सबसे पहले अन हीथलीज को रास्ते से हटाना था जिन्होंने इसकी खोज की थी। तभी सेरी को अचानक एक बात याद आती है और वो कहती है, ओह एक और हीथली थिन जिसे मैं जानती थी, लेकिन उनका भी इंतकाल हो चुका है। जूलियन फरन शॉक्ड होकर चिल्लाता है, तुम्हारी माँ यंग मास्टर लेडी सरवाना भी एक हीथली थिन? विंसेंट ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो कहता है, मैं ये बात पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। सेरी कहती है, हाँ यंग मास्टर आपको शायद इसलिए नहीं पता क्योंकि हमें उनका नाम लेने की सख्त मज़ाहिया है। जब भी कोई लेडी सरवाना का नाम लेता है तो मास्टर एडन का, विंसेंट के पिताजी, बेहद गमगीन और उदास हो जाते हैं। फिर सेरी बताती है कि लेडी सरवना वो अजीम शख्सियत थी जिन्होंने इस खानदान में बिना किसी भेदभाव के सबको पनाह दी थी। सेरी और विल्सन आपस में बात करते हुए कहते हैं कि लेडी सरवना की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया कि यहाँ किसी भी प्रेजुडिस के बिना लोगों को काम पर रखा जाए। ठीक इसी वक्त हवा में फ्लोट करता हुआ जूलियन विंसेंट के कान में धीरे से कहता है, तो ये बात है, वो हेड अटेंडेंट इसलिए तुम्हारा इतना ख्याल रखती है क्योंकि तुम्हारी माँ ने अन पर एक बड़ा एहसान किया था। तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक होती है। नॉक। दरवाजा खुलता है और एक ग्रैंड चेम्बरलेन आके बताती है, यंग मास्टर रेवन अब यहाँ से जा रहे हैं। हम देखते हैं कि रेवन अपना बैग पैक करके जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। विंसेंट और हेड अटेंडेंट रीटा उस रुखसत करने के लिए बाहर आते हैं। विंसेंट कहता है, मैंने क्रिम्सन गोस्ट को पकड़ने में तुम्हारी मदद कर दी है, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ मजीद रुकना ठीक नहीं। रेवन मुस्कुराता है और कहता है, लेकिन जाने से पहले मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट है। विंसेंट बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है, शो कुछ भी पूछ सकते हो। रेवन उनसे कहता है कि वो 500 साल पुरानी तारीख, हिस्ट्री को खंगाले और पता लगाएं कि हाउस हीथली के बारे में वहाँ क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। विंसेंट यूज बताता है कि किसी ने इस मेन हाउस में चालाकी से इन्फॉर्मेशन को बदला है, मैनिपुलेट किया है, लेकिन उन्होंने पुरानी आर्काइव्स को नहीं छुआ होगा। दोनों एक दूसरे का हाथ पूरे जोर से पकड़ते हैं। क्लास। विंसेंट कहता है, सी यू अगेन लेवन। रेवन दोबारा मिलने का वादा करते हुए उन्हें वेव करता है और वहां से निकल जाता है। उनके जाने के बाद विंसेंट अपनी हेड अटेंडेंट रीटा की तरफ मुड़ता है और पूछता है, मैंने सुना है कि मेरी माँ ने आपके लिए क्या किया था? क्या आपने मुझे पर इतना बड़ा एहसान इसलिए किया क्योंकि आप मेरी माँ की दरियादिली का बदला चुकाना चाहती हैं? विंसेंट उनकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ, श्रवण के बेटे के हैसियत से नहीं बल्कि विंसेंट INCA के रूप में, जब तक मेन क्रिम्सन फोर्ट में दाखिल नहीं हो जाता। विंसेंट साफ कहता है, मेन इस काम के लिए अपनी माँ का नाम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहता। रीटा उसकी इस खुददारी और जज्बे को देखकर बेहद मुतासिर हो जाती है। वो अपनी आंखें बैंड करती है और पुरानी यादों में लेडी श्रवण के यूएस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखती है जो हंसकर पीस साइन बना रही है। रीटा अपनी आंखें खोलती है और उनके चेहरे पर एक अजीब और खूबसूरत मुस्कुराहट आती है। वो कहता है, मैं आप पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाने वाली यंग मास्टर। विंसेंट के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कुराहट आती है और वो कहता है, मैं भी आपसे किसी और चीज की उम्मीद नहीं करता। रीटा ए फ्लैट दोनों एक बड़े ट्रेनिंग हॉल में खड़े हैं जहां एडन का फैमिली के बड़े बैनर्स लगे हैं। रीटा विंसेंट की थियरी को समझते हुए कहती है कि तुम ये कह रहे हो कि बिना किसी इमेजिनरी कॉ के माना ट्रेट्स को एक्टिव करने के लिए उनके माना पथ को जाना जरूरी है? विंसेंट कहता है, यस। रीटा अपनी तलवार को पूरे जोर से पकड़ती है, ग्रैब, और उस हवा में रेस करती है। वो कहती है, मैं समझ गई,
लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि हम ये एक वॉरियर से दूसरे वॉरियर के रूप में कर रहे हैं, तो मेन सिर्फ बातें नहीं करूंगी। हमारे पास क्रिम्सन फोर्ट में एंटर होने के लिए अब सिर्फ 5 महीने बचे हैं। रीटा अपनी तलवार का निशाना बिल्कुल विंसेंट के चेहरे पर करती है और उनकी आंखें पर्पल रंग में चमकने लगती है। उनके चेहरे पर एक बेहद ही छलक और शैतानी स्मर्क मुस्कुराहट आती है और वो कहती है, मुझे दिखाओ कि तुम्हारा ये अनोखा स्वॉर्ड पथ आखिर क्या कर सकता है। लेकिन विंसेंट के चेहरे पर थोड़ी फिक्र है। विंसेंट को डर है कि उसकी ये खतरनाक ताकत कहीं रॉयल्सा को हमेशा के लिए जख्मी ना कर दे। लेकिन इससे पहले कि विंसेंट अपनी बात पूरी कर पाता, स्वूश, पलक झपकते ही रॉयल्सा हवा में बिल्कुल गायब हो जाती है और अगले ही लम्हे उनकी चमकती हुई बर्फानी तलवार विंसेंट के बिल्कुल गले पर होती है। उनकी स्पीड इतनी तेज है कि विंसेंट को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। एक खौफनाक ब्लैक सिलोएट हवा में स्लैश करती हुई दिखती है। रॉयल्सा बिल्कुल सुकून से विंसेंट की आंखों में देखती है और कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारी ये टेक्निक कितनी डेंजरस है। विंसेंट का दिमाग सुन्न हो चुका है। वो डर से सोचता है, जिस तरह उन्होंने बिना हिचकिचाए अपनी तलवार मेरी तरफ पॉइंट की, वो वाकई बेमिसाल है। रॉयल्सा अपनी तलवार पीछे करती है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैंने सुना है कि तुम फादर दुल्हन के काफी क्लोज हो। और फिर उनके चेहरे पर एक शैतानी स्मर्क आती है और वो कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना यंग मास्टर, मैं तुम पर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। और फिर 1 वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, एडम का मेंशन के ट्रेनिंग हॉल से हर रोज दिन रात तलवारों के टकराने की जोरदार आवाजें आने लगती हैं। हम देखते हैं कि विंसेंट नीलीमाना लाइंस और रोशनी के रास्ते बनाते हुए तेजी से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रॉयल्सा उसकी हर मूव को पहले ही ढूंढ लेती है। वो तेजी से विंसेंट के पीछे से निकलती है और कहती है, तुम्हारा प्रिपरेशन टाइम अभी भी बहुत स्लो है। लेकिन अगले ही पाल एक जोरदार बर्फानी एक्सप्लोजन होता है, बूम, और विंसेंट अस्ताकत के झटके से सीधा जमीन पर जा गिरता है। विंसेंट बिल्कुल थक कर निदाल हो चुका है और हांफ रहा है। रॉयल्सा अपनी तलवार को वापस अपनी ढाल में डालती है और कहती है, इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है। उनकी नजर विंसेंट की तलवार पर जाती है, जो बुरी तरह से क्रैक हो चुकी है, और अगले हाई पैल सीन बदल कर एक गर्म और आग से भरी भट्टी की तरफ चला जाता है, जहां से लोहे को पीटने की जोरदार आवाजें आ रही है। वहां खड़ा है एक बेहद मस्क्यूलर, धुआंधार ऑरेंज बालों और दाढ़ी वाला ड्वार्फ ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम हैंसन है। वो अपने गोल गॉगल्स को थोड़ा सेट करता है, जबकि रॉयल्सा उसके बिल्कुल पीछे खड़ी होती है। रॉयल्सा का चेहरा बिल्कुल सख्त है और वो हैंसन को गुस्से में देखते हुए कहती है, हैंसन, ऐसा लगता है कि जब से हम आखिरी बार मिले हैं, तब से तुमने अपनी सारी ब्लैकस्मिथिंग स्किल्स खो दी है। एडम का फैमिली की आर्मरी को इस कचरे से भरना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ब्लैकस्मिथ हैरत से बोलता है, श्रवनस साइडकिक। अपने होश संभालती हुए हैंसन अपनी धीत आवाज में पूछता है, इतनी देर रात तुम यहाँ क्या करने आई हो रॉयल्सा? रॉयल्सा बिना किसी सवाल के अपने हाथ में थमा हुआ सफेद कपड़े का बाग जमीन पर झटक देती है। इसके साथ ढेर सारी टूटी फूटी और क्रैक्ड तलवारें जमीन पर बिखर जाती है। रॉयल्सा उनकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, इन्हें देखो, ये वो तलवारें हैं जो मैंने पिछले एक हफ्ते के ट्रेनिंग सेशन में इस्तेमाल की है। हैंसन थोड़ा शक के साथ अपने गॉगल्स को ऊपर करता है और अनटूटी तलवारों को ध्यान से देखते हुए अपनी थोड़ी पर हाथ रखता है। हैंसन थोड़ा सोचता है और कहता है, क्या तुमने किसी 9 स्टार लेवल के महान वॉरियर के साथ फाइट की है? क्योंकि अगर तुम उनसे भिड़ी हो, तभी इन तलवारों का ये हाल मुमकिन है। रॉयल्सा फौरन कहती है, नहीं, मैंने किसी 9 स्टार वॉरियर के साथ स्पारिंग नहीं की। व्हाट, विंसेंट? हैंसन बिल्कुल पागलों की तरह चिल्लाता है और उसकी आंखें हैरत से फट जाती है। वो रोलू, क्राई बेबी, यंग मास्टर, लेकिन उसके पास रेड लोटस तलवार भला कहां से आए? रात के यूएस अंधेरे में विंसेंट थका हुआ यौन जमाही लेते हुए आगे बढ़ रहा है और कहता है, रीटा, रॉयल्सा, तुमने मुझे इतनी रात गए यहाँ बाहर क्यों बुलाया है? जूलियन नाइट कैप पहने बिल्कुल थके हुए अंदाज में जमाही लेते हुए शिकायत करता है। तभी सामने से उन्हें हैंसन और रॉयल्सा खड़े दिखते हैं। हैंसन गुस्से में अपने दोनों हाथ बांध कर कहता है, HMPH, मेरा पूरा हक बनता है कि मैं तुम्हें बुलाऊं। आखिर उस रेड लोटस तलवार को मैंने ही तो बनाया है। ठीक उसी वक्त हवा में फ्लोट करता हुआ जूलियन शॉक हो जाता है और विंसेंट के बिल्कुल कान के पास आकर चीखता है, विंसेंट, ये जरूर मास्टर ब्लैकस्मिथ हैंसन है। जूलियन तेजी से विंसेंट को पुरानी हिस्ट्री बताता है कि हैंसन पहले एक बेहद फेमस मास्टर ब्लैकस्मिथ हुआ करता था, लेकिन फिर लोगों ने यूज गोल्ड क्रेजी समझना शुरू कर दिया। विंसेंट थोड़ा हैरान होकर सोचता है और जूलियन से दिमाग में पूछता है, क्या यूज टू बी का मतलब यह है कि अब वो मास्टर ब्लैकस्मिथ नहीं रहा? यूज बताता है कि हैंसन ने अपनी रेपुटेशन और पैसे के ऊपर आम लोगों की हिफाजत और सेफ्टी को प्रायोरिटी दी, ताकि आम लोग मॉन्स्टर्स और खतरों से अपनी हिफाजत कर सके। विंसेंट आगे बढ़ता है और हैंसन के सामने बेहद अदब से अपना सर झुकाकर वो करता है। वो कहता है, मैं विंसेंट हूँ, हाउस एडेका का 7th सोन। एक मास्टर ब्लैकस्मिथ से मिलना मेरे लिए बेहद सम्मान और फख्र की बात है। हैंसन विंसेंट के इस अदब को देखकर पहले हैरान होता है और फिर जोरदार ठहाका लगाकर हंसने लगता है। तुम लोगों को मक्खन लगाना, फ्लैटर करना अच्छी तरह जानते हो, है ना? विंसेंट बिल्कुल संजीदा अंदाज में अपना सर झुकाए कहता है, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा था सर, मैं आपको ये रिस्पेक्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने जो रास्ता चुना वो बिल्कुल सही रास्ता था, मास्टर ब्लैकस्मिथ। उनके दिमाग में फरन माजी की एक अजीम याद ताजा हो जाती है, जब वो एक टैवन शराब खाने में विंसेंट के पिताजी यानी पेट्रियार्क INCA के साथ बैठे थे। टैब पेट्रियार्क ने उन्हें बीर का मग उठाते हुए कहा था, हैंसन, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो सकता है बहुत से लोग इस सस्ते वेपन्स बनाने के फैसले पर तुम्हारा मजाक उड़ाएं और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें,
लेकिन मेरा यकीन है कि तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। हैंसन के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट आती है और वो अपना सर झटकते हुए सोचता है तो इसका मतलब बेटा बिल्कुल अपने बाप पर ही गया है। हैंसन वापस आज के वक्त में आता है और विंसेंट से कहता है, मैंने सुना था कि तुम इस खानदान के सबसे रोलू क्राई बेबी लड़के हो, लेकिन लगता है कि वो अफवाहें बिल्कुल झूठ थी। हैंसन आगे बढ़ता है और कहता है, मुझे वो रेड लोटस तलवार दो, मुझे इसकी कंडीशन चेक करनी है। विंसेंट अदब से अपनी तलवार हैंसन के हाथों में पकड़ा देता है। हैंसन उस चमकती हुई ब्लेड को ध्यान से देखता है और पूछता है, तुमने इससे क्रिम्सन गोस्ट का मुकाबला किया और रॉयल्सा के साथ भी स्पारिंग की, है ना? विंसेंट कहता है, यस सर। बिल्कुल सही। तभी हैंसन की आंखें डर और हैरत से फट जाती है। वो चौंक कर कहता है, ओ अगर ऐसा है तो फिर ये ब्लेड जरा सा भी डल क्यों नहीं हुआ? इस पर एक स्क्रैच तक नहीं आया। विंसेंट की तलवार हवा में बिल्कुल चमक रही होती है जैसे वो अभी अभी भट्टी से निकल कर आए हो। हैंसन विंसेंट की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, मुझे तुम्हारा स्वॉर्ड स्टाइल देखना है, चलो फौरन मुझे अपनी टेक्निक चला कर दिखाओ। विंसेंट चौंक जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, हवा में फ्लोट करता हुआ जूलियन बिल्कुल पागलों की तरह हवा में हाथ लहराते हुए चिल्लाता है, नहीं विंसेंट, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन विंसेंट को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अचानक हैंसन के पीछे एक बेहद खौफनाक, काली और गुस्से से भरी दहशतनाक औरत जाहिर होती है, और ये और कोई नहीं बल्कि उनकी अपनी मेड सेरी है। सेरी गुस्से से लाल पीली होकर हैंसन के कंधों को पूरी जोर से भेंचते हुए चिल्लाती है, मिस्टर। हैंसन डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है और हकलाते हुए कहता है, एस सेरी। विंसेंट और रॉयल्सा खामोशी से उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे होते हैं। रेल्सा विंसेंट को धीरे से बताती है कि हैंसन हमेशा से जरूरतमंद बच्चों को स्पॉन्सर करता है और सेरी भी उन्हीं में से एक थी। ए फ्लैट ये दोनों बिल्कुल एक परिवार फैमिली की तरह है। हालात को संभालते हुए विंसेंट आगे बढ़ता है और हैंसन के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, सर मैं कल आपकी वर्कशॉप पर जरूर आऊंगा और मैं अपने साथ सेरी को भी लेकर आऊंगा। हैंसन खुशी खुशी वहां से भागते हुए जाता है और दूर से चिल्लाता है, तुम्हें सेरी को साथ लाना होगा, ओके? तुमने मुझसे वादा किया है। जूलियन हवा में फ्लोट करते हुए स्वेटर ड्रॉप करता है और कहता है, गोश, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये खौफनाक ब्लैकस्मिथ अपनी बेटी के मामले में इतना डोटिंग फादर निकलेगा। और फिर अगले ही दिन सुबह का सीन शुरू होता है। हैंसन की वर्कशॉप के ऊपर से धुआं निकल रहा है। विंसेंट वर्कशॉप के ट्रेनिंग यार्ड में खड़ा होकर अपनी तलवार से हवा में एक जोरदार स्लैश मारता है। हाँ, स्वूश। पर्पल रंग की खौफनाक ताकत और स्लैशेस जंगल और हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश होते हैं। बूम। वहां खड़े हैंसन और सेरी ये नजारा देखकर दांग रह जाते हैं। हैंसन अपनी बाहें बांधे खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें हैरत से खुली हैं और वो सोचता है, क्या अजीब और अनोखा स्वॉर्ड स्टाइल है। विंसेंट की यूएस कमाल की स्वॉर्ड्समैनशिप को देखकर हैंसन के चेहरे पर एक शानदार और शातिर मुस्कुराहट आती है, स्मग। विंसेंट अपनी तलवार को सीधा करते हुए पूछता है, सर क्या आपने काफी देख लिया? हैंसन अपनी बाहें बांधते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, हाँ, और तुमने सच में मेरा इंटरेस्ट जागा दिया है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक नायाब तलवार तैयार करूं। विंसेंट ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन हैंसन अचानक ठंडी सांस लेते हुए कहता है, हाँ, लेकिन एक ऐसी चीज है जो मुझे ऐसा करने से रोक रही है। विंसेंट पूछता है, आखिर ऐसी क्या चीज है? हैंसन कहता है, एक ऐसी तलवार है जिसे मैं काफी वक्त से बनाने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन उस बनाने के लिए मुझे एक बेहद रेयर और नायाब मटेरियल चाहिए। विंसेंट बिना डर के फौरन कहता है, मैं वो मटेरियल आपके लिए लेकर आऊंगा। हैंसन हंसते हुए कहता है, अच्छा, वो मटेरियल इस दुनिया में इतना रेयर है कि तुम उस दुनिया के सारे पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते। हैंसन उस मटेरियल का नाम लेता है ड्रैगन बोन। ड्रैगन बोन का नाम सुनते ही विंसेंट और उसके बराबर में हवा में फ्लोट करता हुआ जूलियन दोनों शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। जूलियन हवा में घूमते हुए कहता है, हे विंसेंट, ड्रैगन बोन, ये तो वही चीज है जो हमें कल मिली थी। विंसेंट बिना किसी हिचकिचाहट के चुपचाप अपने कपड़ों से वो कीमती ड्रैगन बोन निकलता है और बिल्कुल सामने टेबल पर रख देता है। उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह जाता है और वो चीखते हुए कहता है, एडीडी ड्रैगन, अ ड्रैगन बोन। हैंसन को इस तरह चिल्लाता देख विंसेंट घबरा जाता है और फौरन आगे बढ़कर हैंसन के मुंह पर हाथ रखकर यूज शुश करता है, शुश, धीरे बोलिए, इसके बारे में इस दुनिया में सिर्फ मेरे फादर और रॉयल्सा को पता है। हैंसन दोबारा उस बोन को देखता है और खुशी से कहता है, हाँ हाँ, लगता है नसीब ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही मिलवाया है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये तलवार जरूर बनाऊंगा। विंसेंट अपनी रेड लोटस को हवा में उठाता है और कहता है, आखिर ये वो सिंबॉलिक तलवार है जिसे मेरे पिताजी ने अपने एडवेंचर्स में इस्तेमाल किया था और मैं इसकी इस शानदार बनावट से पहले ही बहुत खुश हूँ। हैंसन उसकी इस बात पर दोबारा ठहाका मरता है और कहता है, लाख, तुम सच में लोगों को फ्लैटर करना बहुत अच्छी तरह जानते हो। और फिर 3 वीक्स लेटर, 3 हफ्ते बाद, विंसेंट, सेरी और हवा में घूमता हुआ जूलियन तेजी से जंगल के रास्ते से हैंसन की वर्कशॉप की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो वर्कशॉप के पास पहुंचते हैं, उनके कदम वही जम जाते हैं। विंसेंट की आंखें दहशत से लाल हो जाती हैं और वो चिल्लाता है, द वर्कशॉप इज ऑन फायर, कारखाने में आग लग चुकी है। हैंसन की पूरी वर्कशॉप आग के यूएस खौफनाक तूफान में जलकर खाकी हो रही है और उसके साथ ही विंसेंट की सबसे कीमती तलवार रेड लोटस और वो ड्रैगन बोन भी आग की लपेट में है। आग की अन खौफनाक लपटों को देखकर सेरी डर के मारे चिल्लाती है, ओह नहीं, मिस्टर हैंसन। विंसेंट फौरन यूज कंधे से पकड़कर हिलाता है और कहता है, सेरी, होश में आओ।
विंसेंट सेरी के चेहरे पर दहशत देखकर समझ जाता है कि अगर सेरी इस कदर घबराई हुई है तो इसका साफ मतलब है कि ये कोई आम हादसा या आम आग नहीं है। विंसेंट बिना डर के आगे बढ़ता है और कहता है, हमें मास्टर हैंसन को हर हाल में बचाना होगा। तुम इस डेसर्ट आग की भट्टी के अंदर छलांग लगाने का तो नहीं सोच रहे। विंसेंट अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरी तलवार हर चीज को चीर सकती है, इसलिए मैं इस जलती हुई दीवार और दरवाजे को एक ही वार में काट कर रास्ता बना सकता हूँ। जूलियन हवा में अपना सिर पकड़कर चिल्लाता है, ये बिल्कुल बेवकूफी और रेकलेसनेस है, लेकिन विंसेंट उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और उसके जिस्म से पर्पल रंग का ऑरा निकलने लगता है। वो अपनी तलवार हवा में लहराता है और पूरे जोर से चीखता है, HYAAH। पिंग पिंग क्लैंग कच के साथ जलती हुई दीवार पर वार करता है। एक जोरदार धमाके के साथ वो दरवाजा टूटकर बिखर जाता है और विंसेंट आग के यूएस तूफान के बीच दाखिल हो जाता है। अंदर आग की लपाटें हर तरफ फैली हुई है और हर चीज जल रही है। उधर देखो, विंसेंट की नजर जमीन पर पार्टी है जहां मास्टर हैंसन बेहोश पड़े हैं। विंसेंट तेजी से उनके पास भागता है और उन्हें जमीन से उठाते हुए चिल्लाता है, मास्टर हैंसन, होश में आइए, मास्टर हैंसन। जूलियन उन्हें ध्यान से देखता है और कहता है, ये बिल्कुल बेकार है, वो अपना होश खो चुके हैं। तभी अचानक वर्कशॉप के बिल्कुल बीच से एक बेहद खौफनाक और चमकती हुई सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। जूलियन डर से चिल्लाता है, विंसेंट, क्या वो रेड लोटस है? विंसेंट इस जोरदार रोशनी और गर्मी को महसूस करता है और कहता है, इसका माना बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये ताकत हैंसन की सोच से भी कहीं ज्यादा डेंजरस निकली। विंसेंट बिना देर किए हैंसन के भारी जिस्म को अपने कंधे पर उठाता है और गुस्से में कहता है, डैम इट। लेकिन जैसे ही वो बाहर भागने लगते हैं, आग की लपटों से उनका रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। जूलियन घबराहट में हवा में गोल गोल घूमने लगता है और चिल्लाता है, हम सब जिंदा जल जाएंगे। ए फ्लैट, हम क्या करें? विंसेंट, थोड़ा दिमाग चलाओ और सोचो। जूलियन डर से कांपते हुए पूछता है, राइट। विंसेंट, क्या तुम्हें कोई डिफेंसिव स्किल, हिफाजती ताकत आती है? विंसेंट हैंसन को दोबारा जमीन पर आराम से लिटाता है और बिल्कुल संजीदा होकर कहता है, हाँ, मेरे पास एक डिफेंसिव स्किल है। तो फिर फौरन यूज चलाओ। मुझे यकीन है कि हम इस डिफेंसिव स्किल की मदद से इस आग के ठंडा होने तक का इंतजार कर सकते हैं। विंसेंट अपना स्टांस लेता है और खुद को और हैंसन को यूएस आग से बचाने के लिए अपनी हिफाजती ताकत को एक्टिवेट करने की तैयारी शुरू कर देता है। वो अपने जिस्म और दिमाग को एक अजीम सच याद दिलाता है। वो अपने दिल में कहता है, मुझे हमेशा याद रखना होगा कि मैं सिर्फ हाउस एडेका का विंसेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं डेवन समने भी हूँ। विंसेंट अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों में एक बेहद तेज और चमकदार रोशनी जाहिर होती है। वो अपनी तलवार को हवा में गोल घूमते हुए अपनी पिछली जिंदगी के सबसे खास और संगीन स्वॉर्ड स्टाइल को तैयार करता है। समीवन स्वॉर्ड स्टाइल, फर्स्ट मूव, जेंटल स्वॉर्ड। हम देखते हैं कि विंसेंट के पीछे उसकी पस्ट लाइफ यानी डेवन समने का एक बेहद मस्कुलर और खौफनाक साया बन जाता है। विंसेंट बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपनी तलवार को हवा में लहराता है और कहता है, एक नरम और दरियादिल तलवार हमेशा सबसे मजबूत ताकत को भी हरा सकती है। विंसेंट बिना किसी जल्दबाजी के बिल्कुल धीरे से और नरम मिजाजी से हवा में एक के बाद एक स्वूश और वोश सर्कल्स बनाना शुरू करता है। ठीक उसी वक्त हवा में उड़ता हुआ जूलियन ये नजारा देखकर बिल्कुल हैरत से दांग रह जाता है। यह तो सच में। जूलियन जब विंसेंट के आसपास पर्पल रंग की हिफाजती धार और सर्कल्स को घूमते हुए देखता है तो वो हैरत से दिमाग में सोचता है, ये लड़का आखिर पास्ट लाइफ में कौन था? और देखते ही देखते वो जोरदार और तबाहकुन आग बिल्कुल फिजा में घुलकर ठंडी हो जाती है। विंसेंट गहरी और थकी हुई सांस लेते हुए कहता है, हम सब जिंदा हैं। हर तरफ बचा कुचा धुवन और रक उड़ी रही है। तभी जमीन पर बेहोश पड़े मास्टर हैंसन जोर जोर से खांसने लगते हैं। कॉफ। विंसेंट फौरन उनके पास जाता है और उन्हें कंधों से पकड़कर पूछता है, मास्टर हैंसन, क्या आप ठीक हैं? हैंसन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर आग से बचने की खुशी से ज्यादा दहशत साफ दिखाई दे रही है। वो घबरा कर विंसेंट का शोल्डर पकड़ते हैं और हकलाते हुए पूछते हैं, टी तुम्हें समने स्वॉर्ड स्टाइल के बारे में कैसे पता? विंसेंट दिमाग में सोचता है कि चलो शुक्र है कि अभी भी उसकी स्किल्स पर उसका पूरा कंट्रोल है। हैंसन थोड़ा परेशान होकर अपने सर को खुजाता है और उठते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो। ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है कि तुम्हें वो स्टाइल पता हो। जरूर धुएं और आग की वजह से मुझे कोई वहम हुआ होगा। तभी हैंसन जमीन पर बैठकर विंसेंट के पीछे इशारा करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन जो भी हो, हमारी वो तलवार अब बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। विंसेंट आगे बढ़ता है और तेजी से यूएस गर्म सुनहरी रोशनी के बीच अपना हाथ डालकर तलवार की मूठ को पूरे जोर से पकड़ लेता है। ग्रास्प। एक ही पाल में अस तलवार से निकलने वाला सुनहरी ऑरा और बेहद खौफनाक ताकत विंसेंट के पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेती है। विंसेंट अपना सिर उठाता है और उसकी आंखों में एक नया जोश और ताकत साफ दिखती है। वो हैरत और खुशी से अपने दिल में सोचता है, ये एहसास, ऐसा लगता है कि ये तलवार बिल्कुल मेरे जिस्म और मेरी रूह के साथ रेजोनेट, तालमेल कर रही है। विंसेंट के हाथ में चमकती हुई रेड लोटस को देखकर मास्टर ब्लैकस्मिथ हैंसन अपनी बाहें बांधकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैग्निफिसेंट। लेकिन ठीक उसी लम्हे हवा में फ्लोट करता हुआ जूलियन ध्यान से तलवार को देखते हुए सोचता है, पर कुछ अजीब है। अगर ये सब हमारे पूर्वज एस्लैन का हाई प्लान था तो क्या वो सच में ये जानते हुए भी कि आगे क्या होने वाला है, इस ड्रैगन बोन को पीछे छोड़कर चले गए? मुझे लगता है कि उन्होंने ये ड्रैगन बोन
तुम्हारे लिए स्वॉर्ड मेकिंग प्रैक्टिस, तलवार बनाने की प्रैक्टिस के लिए छोड़ा था। जूलियन की इस खुफिया बात पर विंसेंट के दिमाग में एक नया ख्याल आता है। विंसेंट मुस्कुराता है और हैंसन से कहता है, मास्टर हैंसन, क्या आप मेरे लिए एक और तलवार बना सकते हैं? हैंसन उसकी बात सुनकर बिल्कुल दंग रह जाता है और कहता है, क्या अभी से? क्या तुम्हें ये तलवार सच में पसंद नहीं आई? विंसेंट कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जब आप इस तलवार पर हाथ साफ कर चुके हैं तो अगली बार आप इससे भी बेहतर काम करेंगे। हैंसन हवा में जोरदार ठहाका लगाता है, हाँ, लेकिन क्या ये वही एक लॉटर ड्रैगन बोन नहीं था जो तुम्हारे पास था? विंसेंट और जूलियन दोनों एक दूसरे को देखकर शैतानी तरीके से मुस्कुराते हैं और विंसेंट हैंसन से कहता है, आप फिक्र मत करें सिर, हम जल्द ही एक और ड्रैगन बोन का इंतजाम कर देंगे। विंसेंट के जाने के बाद अचानक वर्कशॉप में रेल्सा दाखिल होती है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के टेबल पर TADA करते हुए एक और बड़ा और चमकता हुआ ड्रैगन बोन का टुकड़ा रख देती है और कहती है, मैंने सुना है कि आपको एक और ड्रैगन बोन चाहिए था। हैंसन दूसरे चमकते हुए ड्रैगन बोन को देखकर दोबारा हैरत के मारे पागल हो जाता है। डी ड्रैगन, अनदर ड्रैगन बोन। रॉयल्सा फरन आगे बढ़ती है और हैंसन के मुंह पर हाथ रखकर उस चुप करवाती है। शुश। हैंसन रॉयल्सा की तरफ देखता है और तंज कसते हुए कहता है, तो तुमने यंग मास्टर को अपना ड्रैगन बोन भी पेश कर दिया? हैंसन उनकी बात पर जोरदार हंसी मारता है और कहता है, हाँ, तो इसका मतलब इस ब्रत के पास लोगों को अपनी तरफ चार्म की तरह खींचने का कोई अनोखा टैलेंट है। कुछ दिन बाद रॉयल्सा मैंशन के गार्डन में अकेली वॉक कर रही होती है। उनकी आंखों में हल्की नमी और चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट है। वो अपने दिल में सोचती है, मैं तो बिल्कुल हार मानने ही वाली थी, लेकिन उसने इतने कम वक्त में इतनी बेमिसाल प्रोग्रेस दिखाई है। मुझे आप पर बहुत फख्र है, यंग मास्टर विंसेंट। तभी विंसेंट हवा में फ्लोट करते हुए जूलियन के साथ उनके पास आता है और कहता है, माय अपॉलॉजीज रीटा, मैं आपका दिया हुआ तोहफा वापस लेकर आया हूँ। रॉयल्सा दुख और इज्जत से उन्हें देखती है और कहती है, मैं नहीं जानती यंग मास्टर कि मैं आपके इस एहसान को कैसे चुकाऊंगी। विंसेंट उन्हें दोबारा बताता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रॉयल्सा उनकी आंखों में देखते हुए कहती है, ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यंग मास्टर। विंसेंट उनकी इस संगीन बात पर अपनी नए चमकती हुई रेड लोटस को हवा में लहराता है और कहता है, देन आई मेक यू इवन हैप्पियर रीटा। विंसेंट अपनी तलवार का निशाना अन पर करते हुए कहता है, उस दिन भट्टी में आग लगते वक्त जब मेन स्लैशर्स चला रहा था, तभी मैंने फैसला किया था कि मैं आज आपको हर हाल में हराऊंगा और आपसे आपकी वो खौफनाक ट्रेट सीख कर ही रहूंगा। रॉयल्सा अपनी तलवार निकल कर बिल्कुल तैयार हो जाती है और एक हसीन मुस्कुराहट के साथ कहती है कि मैं तुम पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगी। ब्लास्ट, वोश। रॉयल्सा की तरफ से एक बेहद खौफनाक और तेज बर्फानी धार विंसेंट की तरफ बढ़ती है, जो पूरे मैदान को जमाने पर तुली है। विंसेंट इस तबाही को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यूएस ठंड और गर्मी के टकराव से निकलने वाला धुआं और दबाव उस पीछे धकेल देता है। विंसेंट गुस्से से अपने दांत पीसते हुए हौंफने लगता है। रॉयल्सा हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए स्वूश स्वूप करते नीचे आती है और चिल्लाती है, तुमने कहा था ना कि तुम आज मुझे हरा दोगे, लेकिन तुम अभी इसके काबिल नहीं हुए। वो हवा में उल्टा घूमकर अपनी तलवार का पूरा जोर नीचे विंसेंट पर डाल देती है। क्लैंग। विंसेंट दोनों हाथों से अपनी नई रेड लोटस को ऊपर उठाकर उनके इस खौफनाक वार को रोक लेता है। दोनों की तलवारों के टकराव से प्यो एरिया में एक जोरदार धमाका होता है। कबूम। हर तरफ मिट्टी और आग के शोले उड़ने लगते हैं। रॉयल्सा की तलवार विंसेंट की रेड लोटस पर फिसलती है। विंसेंट पूरी ताकत लगाते हुए चीखता है। रॉयल्सा हैरत से दांग रह जाती है और सोचती है, ही स्टॉप्ड इट, इसने इसे रोक लिया। मैंने इस अटैक में अपने 4 स्टॉर्स के बराबर का माना डाला था, और सबसे बड़ी बात, हम दोनों की तलवारें अभी तक बिल्कुल सही सलामत है। रॉयल्सा को याद आता है कि आमतौर पर जब भी वो इस तरह का वार करती थी तो विंसेंट की तलवार वहीं टूट जाया करती थी। विंसेंट एक के बाद एक रॉयल्सा के तीज वार को हवा में हाई डिफ्लेक्ट करने लगता है और फिर वो हवा में एक ऊंची छलांग लगाता है और अपनी नई तलवार से एक जोरदार पर्पल रंग का और स्लैश नीचे मरता है। स्लैश। रॉयल्सा इस अटैक को डोज करती है, लेकिन उनका दिमाग गूंज जाता है। वो हैरत से विंसेंट को देखते हुए सोचती है, इस लड़के की ताकत और माना का फ्लो पहले से बिल्कुल अलग है। इस रेड लोटस ने आखिर किस तरह की पावर हासिल कर ली है? ठीक इसी लम्हे रेड लोटस की ब्लेड चमक उठती है और उसके अंदर का राज सामने आता है। रेड लोटस ने एक माइनस सेलेस्टियल जूलियन की वजह से की ट्रेट को अब्सॉर्ब कर लिया है। इसका मतलब अब ये तलवार दुश्मन के अटैक्स को सोख सकती है। किसी भी यूजर के माना ट्रेट को अपने अंदर जज्ब कर लेना हाई इज इवॉल्व रेड लोटस की सबसे बड़ी और नई ताकत है। रॉयल्सा जमीन पर स्टॉम्प करते हुए खड़ी होती है और कहती है, मैं देख सकती हूँ कि रेड लोटस सच में इवॉल्व हो चुकी है। मास्टर हैंसन ने इस पर सच में बहुत मेहनत की है। रॉयल्सा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आती है और वो कहती है, तो फिर अब मुझे भी थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा। और इससे पहले कि विंसेंट कुछ समझ पाता, रॉयल्सा हवा में बिल्कुल गायब हो जाती है और उनके जाते ही विंसेंट बिल्कुल चौंक जाता है। वो तेजी से अपने आसपास नजर दौड़ता है, जहां हर तरफ रॉयल्सा के तेज हरकत करते हुए काले साए और हवा का डुबाव महसूस हो रहा है। विंसेंट अपना फोकस बिल्कुल नहीं खोता। वो ठंडी सांस लेते हुए खुद से कहता है, मुझे इसकी स्पीड से धोखा नहीं खाना, मुझे इसकी चालाकी में नहीं फंसना। और तभी उसे एक सर्दा और तेज झटका महसूस होता है। वो अपनी आंखें खोलकर चिल्लाता है, यहाँ पर। विंसेंट अपनी तलवार को पूरे जोर से हवा में घूमता है और एक जोरदार स्लैश मारता है। विंसेंट के पीछे हवा में रॉयल्सा का एक बेहद खौफनाक और तेज साया दिखता है, जो ऊंचे एंगल से अन पर वार करने के लिए तेजी से झपटते हैं। लेकिन विंसेंट का दिमाग उनसे भी 2 कदम आगे है। वो पलट कर बिना डर के फौरन अपना नंगा हाथ आगे बढ़ता है और रॉयल्सा की तेज बर्फानी तलवार की धार को अपनी हथेली से पूरे जोर से जकड़ लेता है। रॉयल्सा की आंखें डर और हैरत से फट जाती है।
उनका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है और वो सोचती है, इसने मेरी तलवार को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया और सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये मेरी हरकतों को इस कदर ध्यान से समझने लगा है। विंसेंट अपने जिस्म का पूरा जोर लगाते हुए चिल्लाता है, साइकिक और स्लैश ट्रांसफॉर्म। और तभी रेड लोटस से एक बेहद हाई खौफनाक और लाल पीली आग जैसी रोशनी निकलने लगती है। विंसेंट के पीछे एक अजीम, गुस्से से लाल और दहशतनाक सेलेस्टियल फिगर का चेहरा जाहिर होता है। विंसेंट अपनी तलवार को हवा में घूमते हुए एक जोरदार और तबाहकुन अटैक मरता है। एक बेहद खौफनाक और बड़ा धमाका होता है जो प्योर ट्रेनिंग यार्ड को हिलाकर रख देता है। जब धुआं और मिट्टी साफ होती है तो रेल्सा HAN पीते हुए पीछे हटेती है। वो अपने खाली हाथ को देखती है और सोचती है, इसने पहले ही 2 बार अपना ऑरा स्लैश चलाया था, लेकिन आज इसने मुझे बिल्कुल निहत्था डिसार्म कर दिया। हम देखते हैं कि रॉयल्सा की तलवार जमीन पर दूर जाकर गिरी है। विंसेंट बिल्कुल आराम से आगे बढ़ता है, उनकी तलवार उठाता है और उस हवा में घुमाकर उनकी तरफ टॉस कर देता है। विंसेंट कहता है, अपनी तलवार पकड़िए। किसी ऐसे ओपोनेंट को हराना जिसने अपनी तलवार खो दी हो बेहद सस्ता और बेकार लगता है। रेल्सा यूएस तलवार को पकड़ती है और उनकी आंखें बिल्कुल ठंडी और गुस्से से भरी हो जाती है। वो कहती है, तुम्हारा यही प्राइड, गुरूर तुम्हारी तबाही बनेगा यंग मास्टर। जान के मैदान में दुश्मन और मॉन्स्टर्स तुम पर इस तरह रहम नहीं खाएंगे। मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि अपने से ताकतवर दुश्मन के सामने दरियादिली दिखाना बिल्कुल बेफजूल है। रॉयल्सा अपनी तलवार को स्टेन्स में वापस लेती है और उनके जिस्म से एक बेहद ही भयानक नीली और चमकती हुई बर्फानी और का तूफान निकलने लगता है। विंसेंट उनके इस खौफनाक दबाव और ठंडक को महसूस करता है। उसके चेहरे से पसीना छूटने लगता है, लेकिन वह क्या बेमिसाल और दहशतनाक औरा है। रॉयल्सा अपने पूरे जिस्म से खौफनाक और तेज बर्फानी औरा निकलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो तेजी से स्किड करके आगे झपटते हैं, उनका जिस्म अचानक बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और उनका कदम स्लिप हो जाता है। रॉयल्सा हैरत से चौंक जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके जिस्म का बैलेंस अचानक कैसे बिगड़ गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, विंसेंट पलक झपकते ही उनके पीछे आता है और उन्हें पीछे से होल्ड कर लेता है। कैच। वो मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से उनके माथे को हल्का सा टच करता है, फ्लिक, और कहता है, मैंने आखिरकार आपको जख्मी कर ही दिया। और अभी क्रिम्सन फोर्ट में दाखिल होने के लिए पूरे 4 महीने बाकी है। रॉयल्सा हैरत और डर से कांपते हुए पूछती है, आखिर कैसे? विंसेंट जमीन पर बैठते हुए उन्हें समझाता है, मेरा साइकिक ऑरा स्लैश शायद आपके जिस्म को चीरने के लिए काफी नहीं था, लेकिन ये आपके आसपास के पूरे माना फ्लो को काटने के लिए बिल्कुल काफी था। हम देखते हैं कि जमीन पर एक बेहद गहरी और बड़ी दरार बनी हुई है, जहां से रॉयल्सा के माना की स्ट्रीम बिल्कुल 2 हिस्सों में कट चुकी है। रॉयल्सा का दिमाग सुन्न हो जाता है और वो डर से सोचती है, इसने मेरी ट्रेड को रोकने के लिए मेरे माना के जरिए सोर्स को ही काट डाला। क्या ऐसा करना सच में मुमकिन है? विंसेंट उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहता है, यंग मास्टर, अब मुझे लगता है कि मुझे मेरा इनाम मिल जाना चाहिए। रॉयल्सा गहरी सांस लेती है और उनके चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट आती है। वो खड़ी होती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग सिखाऊंगी। गैलेक्टिक वॉन्डरर का माना फ्लो। हम देखते हैं कि एक खौफनाक और चमकती हुई नीली माना लाइट निकलने लगती है। विंसेंट अपने ट्रेनिंग रूम में बिना शर्ट के ध्यान लगाए बैठा है और उसके चेस्ट पर गैलेक्टिक वॉन्डरर का बड़ा और नायाब नीला माना सिंबल चमक रहा है। रेल्सा यूज ध्यान से देखते हुए अपने दिल में कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का सिर्फ 2 ही दिन में इस मुश्किल ब्लेसिंग को सीख जाएगा। रेल्सा विंसेंट को गाइड करते हुए कहती है, अगर तुम इसी तरह अपने माना फ्लो को बरकरार रखोगे तो ये ब्लेसिंग फौरन एक्टिवेट हो जाएगी। विंसेंट के चेस्ट पर वो नीला सिंबल तेजी से घूमने लगता है और उसके जिस्म से एक बेहद ही चमकता हुआ और बेहद बड़ा ऑरा निकलता है। ठीक उसी वक्त हवा में फ्लोट करता हुआ जूलियन डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है। जूलियन घबराकर विंसेंट के कान में कहता है, हे विंसेंट, ये ताकत तो सच में बेहद खौफनाक है। तुम्हारा ये नया गोद कहीं इस रूम की छत तोड़कर बाहर तो नहीं निकल जाएगा ना? विंसेंट की आंखों में सितारों और गैलेक्सी का अजीम नजारा चमक उठता है और उसके पीछे गैलेक्टिक वॉन्डरर की एक बेहद हसीन और चमकती हुई कॉस्मिक गॉडेस की सिलुएट जाहिर होती है। विंसेंट ने इस ब्लेसिंग को पूरी तरह हासिल कर लिया है और इस शानदार ट्रेनिंग के बाद कहानी अब एक नए रुख पर मुड़ती है। द क्रिम्सन फोर्ट किले के अंदर एक बड़ा और मस्कुलर ऑफिसर जिसका नाम बर्गोन पगोडा, वाइस कैप्टन ऑफ क्रिम्सन फोर्ट है, गुस्से में कहता है, क्या तुम दोबारा कमरे में बैठकर आसमान को ताक रही हो, बजाय इसके कि तुम अपने काम पर फोकस करो? हमें दिखती है एक बेहद हसीन और लाल बालों वाली लड़की जिसका नाम हेरिका क्वेवल, कैप्टन ऑफ क्रिम्सन फोर्ट है। हेरिका चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन मैं एक वॉरियर हूँ बर्गोन, मुझे इस तरह यहाँ बिठाकर डॉक्यूमेंट साइन करवाना मेरी ताकत की बर्बादी है। बर्गोन यूज डाटा है, फजूल बातें बैंड करो और इन नए आने वाले ट्रेनीज की लिस्ट को चेक करो। नेक्स्ट सीन में विंसेंट के पास ब्लू मैजिक सर्कल से एक बेहद हसीन और चमकती हुई कॉस्मिक लेडी यानी गैलेक्टिक वॉरियर की सिलुएट हवा में जाहिर होती है। वो धीरे से हवा में फूंक मारती है जिससे बर्फानी तूफान उठने लगता है। जूलियन घबराकर विंसेंट के पीछे छुपने लगता है, जबकि इस कॉस्मिक लेडी के बालों से निकलने वाला ठंडक का तूफान प्योर रूम को घेर लेता है। विंसेंट अपनी आंखें बैंड रखते हुए इस ताकत को महसूस करता है। रेल्सा यूज समझाती है कि ये ताकत यूजर को बर्फ पर स्लाइड करने की तरह तेजी से मूव करने में मदद करती है और इस नायाब स्किल का नाम है ग्लेशियल स्टेप्स। विंसेंट ठंडी सांस लेकर इस ताकत को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। फिर कुछ देर बाद मेंशन के एक अंधेरे स्टडी रूम में कैंडल्स की रोशनी में विंसेंट ध्यान से एक पुरानी मैप और किताबों को खोल कर पढ़ रहा है। विंसेंट मैप पर एक माउंटेनस रेंज की तरफ उंगली से इशारा करता है और कहता है, ये जगह यहाँ है।
है। एडेका और समने टेरिटरीज के बॉर्डर पर मौजूद पहरी सिलसिले पर जूलियन पूछता है कि इस जगह की हिस्ट्री क्या है। विंसेंट ह्यूज बताता है कि माजी में जब ग्रैंड डेमन के गुलाम इस जमीन पर तबाही मचाने आए थे, तब उनके पूर्वज असलैन और बाकी के अजीम हीरोज ने इसी जगह पर खड़े होकर इस पूरी जमीन की हिफाजत की थी और तभी से इस जगह को एक ट्रेनिंग फैसिलिटी की तरह चलाया जा रहा है। विंसेंट के दिमाग में फरन एक बात आती है और वो कहता है, अगर ऐसा है तो जरूर असलैन ने वहाँ हमारे लिए कुछ और भी छोड़ा होगा। लेकिन इस फोर्ट के अंदर मौजूद एक बेहद नायाब खजाने की कहानी मशहूर है। विंसेंट हैरत से पूछता है, आखिर क्या चीज है वो? जूलियन हवा में फ्लोटिंग करते हुए बताता है, ये एक फल फ्रूट है जिसे हेवनली एप्पल कहा जाता है। हम देखते हैं कि एक सुनहरी और चमकता हुआ नायाब सेब दरख्त की टहनी पर लटक रहा है। जूलियन बताता है कि ये फल दुनिया के किसी भी नायाब इलाज से कहीं ज्यादा असरदार और शानदार है और अफवाह है कि ये फल मरते हुए शख्स को भी दोबारा जिंदा कर सकता है। जूलियन बताता है कि ये फल हेवनली एप्पल ट्री पर उगता है और लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि ये पूरा खौफनाक क्रिम्सन फोर्ट असल में सिर्फ एक मिट्टी का बड़ा पोट गमला है जो इस नायाब पेट की हिफाजत कर रहा है। जूलियन ह्यूज याद दिलाता है, ये फल हमारे साथ रहे ब्लेसेड बोन्स को दोबारा से ठीक कर देगा ताकि हम मौत के इतने करीब ना रहे। लेकिन विंसेंट बिल्कुल संजीदा होकर कहता है, नहीं, हम अपने इस कमजोर जिस्म पर पहले ही बहुत ज्यादा दबाव डाल चुके हैं, इसलिए हमारे पास जिंदा रहने के लिए शायद इससे भी कम वक्त बचा है। तभी हवा में फ्लोट करता हुआ जूलियन कहता है, सुनो विंसेंट, तुमने जो क्रिम्सन फोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जमा की है उसके मुताबिक वहाँ ट्रेनीज के रहने खाने का खर्च, लिविंग एक्सपेंसेस, उन्हें खुद उठाना पड़ता है। उन्हें उनकी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। विंसेंट किताबें देखते हुए कहता है, हाँ, ताकि वहाँ आने वाले बड़े खानदानों के बच्चे रिश्वत ब्राइबरी का इस्तेमाल ना कर सके। जूलियन हैरत से उड़ते हुए बताता है कि वहाँ फैमिली के बाकी डायरेक्ट डिसेंडेंट्स और दूर के रिश्तेदार भी होंगे। सिक्स्थ मैजिक टावर कहते हैं, वहाँ तुम मैजिशियंस को स्पॉन्सर कर सकते हो और उनकी रिसर्च से होने वाली कमाई में से अपना हिस्सा ले सकते हो। विंसेंट आगे बताता है, और जिस सॉर्सरर पर मैंने इन्वेस्ट किया था उसका नाम बार्नेली है। विंसेंट बताता है कि बार्नेली पगोडा ऐप सिक्स्थ मैजिक टावर की सबमास्टर बन चुकी है। हम देखते हैं कि एक बेहद हसीन और नायाब पर्पल कपड़ों और जादूगरनी की हट पहने लड़की यानी बर्नेली पगोडा खड़ी है। तभी बर्नेली पगोडा के दरवाजे पर दस्तक होती है, नॉक नॉक। बार्नेली दरवाजा खोलती है और कहती है, कम इन। क्या मैंने पहले नहीं कहा था मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करूंगी? लेकिन तभी दरवाजे से एक खौफनाक काला साया निकलता है और स्लैश एक तेज धार अन पर चलती है। अगले हाई पैल जमीन पर खून टपकने लगता है, ड्रिप ड्रॉप, और बार्नेली पगोडा वहीं दम तोड़ देती है। वापस आज के वक्त में विंसेंट के हाथ में एक अखबार न्यूज़पेपर है जिस पर लिखा है, बार्नेली पगोडा द सबमास्टर ऑफ द सिक्स्थ मैजिक टावर इज डेड। अखबार में लिखा है कि ये मौत एक मैजिक एक्सपेरिमेंट के हादसे की वजह से हुई है। ये खबर पढ़ते ही हवा में फ्लोट करता हुआ जूलियन बिल्कुल PANV तले जमीन निकलने वाले अंदाज में घबरा कर चिल्लाने लगता है, ओ नहीं, माई MONEYYY, मेरे PAISEE। आहा, वो बिल्कुल अपना सिर पकड़ कर पागल हो जाता है। विंसेंट ह्यूज हैरत से देखता है और कहता है, क्या तुम्हें सबसे पहले उसकी मौत पर अफसोस नहीं जताना चाहिए? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिम्सन फोर्ट के ऊंचे पहरी टावर पर बर्फ गिर रही है जहां बर्गोन पगोडा खड़ा है। वो ठंडी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखता है और अपनी बहन को याद करते हुए अपने दिल में कहता है, बहन, हम दोनों एक ही खानदान में पैदा हुए द, लेकिन तुम्हारे इस अजीम जीनियस के सामने मैं कुछ भी नहीं था। तुम तो मुझे अपने खानदान के लिए एक धब्बा डिस्ग्रेस समझती थी, तो फिर तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम क्यों कर दी? वापस स्टडी रूम में जूलियन तेजी से विंसेंट के पास आता है और कहता है, विंसेंट, हमें हर हाल में इस बर्गोन के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन निकलनी होगी। विंसेंट उसकी बात पर कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें क्रिम्सन फोर्ट तक पहुंचने में अब सिर्फ 4 महीने बाकी है। और फिर 4 months later, near the mountain ranges of the Crimson Fort, 4 महीने बाद क्रिम्सन फोर्ट के बर्फानी पहरी सिलसिले के पास रॉयल सा रीटा अपनी फुल ट्रिम कोट पहने कैरेज के पास खड़ी होती है और विंसेंट से कहती है, खतरे और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अब आपको यहाँ से आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। विंसेंट बर्फानी राह पर खड़ा होकर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। रॉयल सा एक ऊंचे पहरी किले की तरफ इशारा करती है और कहती है, अगर आप इस रास्ते पर सीधा चलते रहेंगे तो क्रिम्सन फोर्ट के कैप्टन आपको गाइड करने के लिए रास्ते में मिलेंगे। विंसेंट उन्हें अदब से देखता है और कहता है, मेरे पास शुक्रिया अदा करने के लिए लफ्ज नहीं है, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रॉयल सा के चेहरे पर एक हसीन और गमगीन मुस्कुराहट आती है और वो कहती है, ये तो कुछ भी नहीं था। वो अदब से अपना सर झुका कर कहती है, मैं आपकी अच्छी सेहत और कामयाबी के लिए हमेशा प्रार्थना प्रे करूंगी, यंग मास्टर। विंसेंट, सेरी और जूलियन बर्फ पर ते हुए आगे बढ़ते हैं जबकि उनका खाली कैरेज वापस लौट जाता है। ए फ्लैट सीन बदल कर सीधा क्रिम्सन फोर्ट के अंदर चला जाता है जहाँ एक गार्ड घबराया हुआ आकर खबर देता है, कैप्टन हेरिका, यंग मास्टर विंसेंट जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो गुस्से में अपना मुंह बनाती है और कहती है, कितना अनोइंग है ना। तभी अचानक वहां रखा हुआ मैजिक क्रिस्टल टिंग करके चमक उठता है और USME से एक वार्निंग अनाउंसमेंट होती है, खतरा, टाउन के पास कुछ मॉन्स्टर्स ने लोगों पर हमला कर दिया है। मॉन्स्टर्स का नाम सुनते ही हेरिका खुशी से स्प्रिंग करके टेबल से कूदती है और उसके चेहरे पर एक शैतानी और दहशतनाक मुस्कुराहट आती है। वो चिल्लाती है, ओ, मैं फरन वहां जा रही हूँ। बर्गोन यूज रोकने की कोशिश करता है, अरे रुको, वो कमजोर मॉन्स्टर्स हैं, उनके लिए सिर्फ सपोर्ट भेजे देना काफी होगा। लेकिन हेरिका उसकी एक नहीं सुनती। वो खुशी से विंडो से बाहर हॉप करके एक ऊंची और खौफनाक छलांग लगाती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। आई एम गोइंग, मैं एडेका के यंग मास्टर को तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ, बर्गोन। बर्गोन गुस्से में चिल्लाता है, हे,
लेकिन तब तक हेरिका जा चुकी होती है। बर्गोन ठंडी सांस लेता है। अब मुझे ही उन्हें ग्रीट करने जाना पड़ेगा। सिपाही उस देख कर सैल्यूट करते हैं। प्रेज योर एब्सोल्यूट ऑनर सर। बर्गोन बिना वक्त जाया किए पूछता है, यंग मास्टर विंसेंट कहाँ है? एक गार्ड डॉग जंगल के रास्ते की तरफ इशारा करता है। सर उधर देखिए। बर्गोन अपना टेलीस्कोप निकलता है और यूएस रास्ते पर ध्यान से गेज देखता है। वो डर कर कहता है, हेड अटेंडेंट, क्या वो रीटा रॉयल्सा है? बर्गोन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि जिसे वो एक क्राईबेबी और डिसग्रेस समझता था, यूज पर्सनली एस्कॉर्ट करने के लिए आईएनसीए फैमिली की सबसे खौफनाक 7 स्टार लेवल की हेड अटेंडेंट खुद पैदल चलकर आई है। सिपाही पूछते हैं, सर नए ट्रेनी के इस टेस्ट के बारे में आपका क्या प्लान है? क्या आप उनके लिए रास्ता आसान कर देंगे? बर्गोन के चेहरे पर एक बेहद ही खौफनाक और शातिर एक्सप्रेशंस आते हैं और उसके हाथ में एक मैजिक सर्कल करके चमकने लगता है। वो अपने दिल में कहता है, रास्ता आसान? मेन टू असल में यूस इस फोर्ट के अंदर दाखिल होने से पहले ही हमेशा के लिए रोकने का प्लान बना रहा था। और अगले हाई पैल सीन बदलकर स्नोई माउंटेन रेंजेस पर चला जाता है, जहां विंसेंट, सेरी, विल्सन और हवा में उड़ता हुआ जूलियन बर्फ पर पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी विल्सन अचानक चौंक कर आगे देखता है और कहता है, हाँ सेरी जरा उधर देखो, क्या वो क्रिम्सन फोर्ट है? सभी आगे देखते हैं जहां पहाड़ों के बीच एक बेहद ऊंचा और खौफनाक किला खड़ा दिखता है। लेकिन तभी अस किले से अचानक एक तेज रोशनी आसमान की तरफ चमकती है। फ्लैश! एक अजीब सा जादुई डेरा पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लेता है और तभी जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए एक बेहद खौफनाक और गूंजती हुई लहर आती है। विंसेंट बिल्कुल शांत है। वो आगे बढ़ता है और सोचता है, तो इसका मतलब क्रिम्सन फोर्ट का इम्तिहान पहले ही शुरू हो चुका है। विल्सन डर के मारे चिल्लाता है, एक्ट, और अपना सर पकड़ लेता है, जबकि विंसेंट बिल्कुल बेखौफ खड़ा है। वो अपनी चमकती हुई रेड लोटस तलवार की मूठ पर हाथ रखता है और उस निकलता है शिंग। विंसेंट अपनी तलवार को देखते हुए अपने दिल में कहता है, मैं पिछले 4 महीने से सब्र कर रहा था ताकि मैं उन स्किल्स को टेस्ट कर सकूं जो मैंने रॉयल्सा के साथ ट्रेनिंग करके सीखी है। अंधेरी और बर्फानी जंगल के बीच से अचानक 2 चमकती हुई सफेद और नीली आंखें दिखती है। स्टेप स्टेप एक बेहद भारी और खौफनाक कदम आगे बढ़ता है। विंसेंट ध्यान से देखता है कि ये मॉन्स्टर कोई आम दुश्मन नहीं है, बल्कि स्नोई माउंटेन रेंज का सबसे बड़ा और खतरनाक शिकारी प्रीडेटर है, द ब्लू आइड व्हाइट टाइगर, नीले आंखों वाला सफेद चीता। वो खौफनाक चीता उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूरे जंगल को हिला देने वाली एक जोरदार दहर मरता है। ग्राउल, सेरी, विल्सन, जब मैं इस चीता को अपने पीछे लगाकर यहाँ से दूर ले जाऊं, तो तुम दोनों फरन किले की तरफ भगना और पीछे मुड़कर मत देखना। विंसेंट बिना एक पाल जाया किए तेजी से जंगल की तरफ भागता है और यूएस चीता पर तंज कसते हुए चिल्लाता है, इस तरफ आओ किटी कैट। विंसेंट जानता है कि अगर ये वही ब्लू आइड व्हाइट टाइगर है जिसे वो अपने माजी पास्ट लाइफ से जानता है, तो ये हमेशा तेजी से भागने वाले शिकार पर सबसे पहले हमला करता है। और वही होता है। विंसेंट को तेजी से भागते देख वो चीता गुस्से में पलटता है और उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक उठती है। पर भी विंसेंट डरता नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक बेहद ही शैतानी और शानदार मुस्कुराहट आती है, क्योंकि वो अपने अगले मूव के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। जैसे हाई वो खौफनाक चीता हवा में छलांग लगाकर विंसेंट पर टूट पड़ता है। विंसेंट तेजी से स्लाइड करके उसके हमले से बचते हुए पीछे हटेता है, लेकिन उस अचानक एक अजीब सा झटका लगता है और वो सोचता है, लेकिन इस चीता में कुछ अजीब है। ये दिखने में तो बिल्कुल ब्लू आइड व्हाइट टाइगर जैसा है, लेकिन उसी वक्त मुझे इसमें कुछ अलग महसूस हो रहा है। इसके अंदर जिंदगी की कोई तपन ही नहीं है। ये बिल्कुल लाइफलेस महसूस हो रहा है। विंसेंट अभी सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए एक और चीता सामने से झपटते हैं। विंसेंट हवा में ऊंची छलांग लगाकर खुद को बचाता है। ठीक उसी वक्त हवा में फ्लोट करता हुआ जूलियन डर के मारे ऊंचे पत्थर पर खड़ा होकर चिल्लाता है, विंसेंट उधर देखो। जूलियन तेजी से उंगली से इशारा करते हुए गिनती शुरू करता है, 3, 4, 5, और उस चट्टान के ऊपर ट्विन की पूरी फौज खड़ी है। ओ माय गॉड विंसेंट, ये पूरे 18 चीता है। जूलियन घबराकर अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, तुम सिर्फ 2 बार साइकिक और स्लैश चला सकते हो और इन 2 अटैक से तुम इन सबको एक साथ खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन विंसेंट इस तूफान के बीच भी बिल्कुल शांत खड़ा है। वो ध्यान से अन सबको देखता है और कहता है, नीले आंखों वाले सफेद चीता कभी भी झुंड पैक में सफर नहीं करते। वो इस बर्फानी पहाड़ के टॉप प्रेडेटर्स है, इसलिए उन्हें झुंड बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो क्या ये सब? जूलियन फरन चौंक कर कहता है, क्या ये सब जादुई इल्यूजन्स वहम है? और हमारा शक बिल्कुल सही निकलता है। किले के टावर पर खड़ा बर्गोन पगोडर अपनी उंगलियों से एक बड़ा जादुई सर्कल घूमते हुए कहता है, इसने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। जूलियन परेशानी में विंसेंट के कान के पास आकर कहता है, विंसेंट, इतने सारे इल्यूजन्स को एक साथ समन करने से इस सॉर्सरर का माना बहुत तेजी से खत्म हो रहा होगा। अगर हम तब तक इंतजार करें जब तक इसका माना ड्राई नहीं हो जाता, तो ये मॉन्स्टर्स खुद गायब हो जाएंगे। नहीं जूलियन, ये काम नहीं करेगा। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां वो हर एक स्पेल को अलग से कास्ट नहीं कर रहा। वो दरअसल एक स्पेल को सेंटर बनाकर बाकी सबको उसकी कॉपीज में बदल रहा है, जिससे माना का खर्च बहुत कम हो जाता है। जूलियन हैरत से पूछता है, ये क्या है? विंसेंट समझाता है, इन अदर वर्ड्स, अगर मैं सेंटर असली को ढूंढ कर बर्बाद कर दूं, तो बाकी के सारे नकली मॉन्स्टर्स पल भर में खुद बाखुद गायब हो जाएंगे। जूलियन हवा में घूमते हुए पूछता है, लेकिन हम इस भीड़ में से यूएस असली को आखिर कैसे ढूंढेंगे? विंसेंट के चेहरे पर एक बेहद ही शानदार और छलक मुस्कुराहट आती है। वो कहता है, अगर ये रियल मॉन्स्टर्स होते तो इनका लीडर सबसे आगे खड़ा होता, लेकिन चूंकि इनका कास्टर एक इंसान है, तो वो हमेशा असली लीडर को सबसे पीछे छुपाने की कोशिश करेगा। विंसेंट अपना निशाना सीधा उस चट्टान के बिल्कुल ऊपर छुपे हुए चीता पर लगाता है और कहता है, वो जो चट्टान के सबसे ऊपर बाकी सबके पीछे छुपा खड़ा है, वही इस प्योर मास कंसंट्रेशन का सेंटर है। ग्लेशियल स्टेप्स।
विंसेंट बर्फ पर बिल्कुल स्लाइड करने की स्पीड से तेजी से आगे बढ़ता है। किले के टावर पर खड़ा बर्गोन पगोडा ये नजारा देखकर बिल्कुल सुन रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं और वो डर से चिल्लाता है, यह मूवमेंट, यह 2 ग्लेशियल स्टेप्स है। अनथरा 18 दहते हुए चीताओं के बीच खड़ा विंसेंट बिल्कुल ध्यान से सबको एनालाइज करता है। उसके दिमाग में फरन एक बात आती है और उसकी आंखें तेजी से चमक उठती है। वो जो चट्टान के बिल्कुल ऊपर खड़ा है वही इस प्योर स्पेल का असली सेंटर, असली कॉ है। किले के टावर पर खड़ा बर्गोन पगोडा अपने जदुई सर्कल को और तेजी से घूमते हुए गुस्से में चिल्लाता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से गुजरने नहीं दूंगा। उसके इस स्पेल से सारे चीता एक साथ KRAAH करते हुए विंसेंट पर झपटते हैं, लेकिन विंसेंट बिना डर के अपनी रेड लोटस को हवा में लहराता है और सोचता है, ए फ्लैट, जबकि इस रेड लोटस के अंदर ड्रैगन बोन एम्बेड हो चुका है तो ये मेरे माना ट्रेट को सोख सकती है, अब्सॉर्ब कर सकती है। विंसेंट के पीछे अस कॉस्मिक गॉडेस यानी गैलेक्टिक वॉन्डरर की रोशनी जाहिर होती है और वो कहता है, मेरा गैलेक्टिक वॉन्डरर का ट्रेट जब मेरे साइकिक और स्लैश के साथ मिलेगा तो वो बनेगा फॉर्म 2 गैलेक्टिक वॉन्डरर। विंसेंट अपनी तलवार से एक बेहद ही विशाल और चमकता हुआ पर्पल ब्लू रंग का क्रेसेंट स्लैश मरता है। उसके इस एक ही जोरदार वार से वो सारे चीता हवा में कटकर बिखरने लगते हैं और आसमान पर नीली जदुई रोशनी फैल जाती है। किले के टावर पर खड़ा बर्गोन पगोडा इस धमाके के झटके से पीछे हटेता है और शौक के मारे उसके मुंह से थूक निकल जाता है। विंसेंट अपनी तलवार को जमीन पर पॉइंट करते हुए कहता है, ये ताकत मुझे स्वॉर्ड पाथ तलवारबाजी के रास्ते से भी कहीं आगे ले जाती है। बर्गोन का जदुई सर्कल टूट कर बिखर जाता है और वो डर के मारे पसीने पसीने होकर सोचता है, इसने न सिर्फ मेरे इल्यूजनरी मॉन्स्टर्स को खत्म किया बल्कि इसने यूएसपीओ माना पथ को ही काट डाला जिससे मैंने ये स्पेल बनाया था। इसका मतलब ये लड़का मैजिक जादू के बारे में भी बेहद गहरी समझ रखता है। बर्गोन डर से कांपते हुए सोचता है, आखिर तुम क्या चीज हो विंसेंट अपनी तलवार को हवा में घूमते हुए एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ सोचता है, मैं हैरान हूँ कि क्या मेरा ये अटैक क्रिम्सन फोर्ट को सेटिस्फाई पसंद करने के लिए काफी था या नहीं। कोर्टयार्ड में खड़े गार्ड्स घबरा कर बर्गोन से पूछते हैं, सर, नए ट्रेनी के इस टेस्ट के बारे में अब क्या करना है। बर्गोन गुस्से से उन्हें देखता है और चिल्लाता है, पूछने की क्या जरूरत है, क्या तुम दोनों ने अपनी आंखों से नहीं देखा, इसने मेरे पूरे स्पेल को मिट्टी में मिला दिया। गार्ड्स डर कर सैल्यूट करते हैं, यस सर। बर्गोन सोचता है कि क्या इस लेवल का मैजिशियन इस फोर्ट में आम बात है, बिल्कुल नहीं। दुश्मनों को हराने के बाद विल्सन और सेरी रोते हुए भागते हैं। यंग मास्टर विंसेंट किले की तरफ देखता है और सोचता है, यहाँ के बिजनेस और मामलात को संभालने वाला सॉर्सरर जरूर बार्नेली का भाई ही होगा। विंसेंट आगे बढ़ता है जहां गार्ड्स बर्गोन को सैल्यूट कर रहे होते हैं। द वाइस कैप्टन ऑफ द फोर्ट बर्गोन पगोडा। विंसेंट बर्गोन के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आप जरूर सिर बर्गोन है। बर्गोन को देखते ही हवा में फ्लोट करता हुआ जूलियन खुशी से उछल पड़ता है। जूलियन फरन विंसेंट के कान के पास आकर एक शैतानी स्मग के साथ विस्पर करता है, विंसेंट। जूलियन बिल्कुल शैतानों की तरह हंसते हुए कहता है, अगर हम इस सर बर्गोन की अच्छी किताबों में शामिल हो जाएं, इसके क्लोज हो जाएं, तो ये हमारे सारे खर्चे खुद उठाएगा और हमारे सारे पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। अब सभी लोग सेफली कैरेज शाही गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। सफर के दौरानिया वाइस कैप्टन बर्गोन पगोडा विंसेंट को क्रिम्सन फोर्ट की आबादी और वहाँ के माहौल के बारे में बताते हुए कहता है, वहाँ काफी भीड़ रहती है। फोर्ट में न सिर्फ अलग अलग नोबल खानदानों के बच्चे रहते हैं बल्कि इंस्ट्रक्टर्स, प्रीस्ट्स और सोल्जर्स भी मौजूद हैं। और जब तुम अन अटेंडेंस के बारे में सोचोगे जो उनकी खिदमत करते हैं तो यहाँ की आबादी और भी ज्यादा महसूस होती है। बर्गोन विंसेंट की तरफ देखते हुए आगे कहता है, इस भीड़ भाड़ की वजह से तुम्हें वहाँ जाकर कुछ लोगों के साथ एक हाई डॉर्मेट्री कमरे में रहना पड़ेगा, इसलिए हो सकता है तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो। विंसेंट बिना किसी नखरे के बिल्कुल सुकून से जवाब देता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कैरेज की खिड़की से सेरी बाहर देखती है जहाँ बाकी के ट्रेनीज उन्हें यूनिफॉर्म पहने नजर आ रहे हैं। सेरी बिल्कुल खुश होकर दोनों हाथ जोड़कर कहती है, वाओ यंग मास्टर, आप भी फरन ये यूनिफॉर्म पहनेंगे ना, आप इसमें बेहद हैंडसम लगेंगे। बर्गोन बीच में बोलता है, उनकी यूनिफॉर्म्स कल दी जाएंगी, इसलिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। बर्गोन यूज बताता है, सभी ट्रेनीज लेवल 9 से शुरू करते हैं और प्रमोशन टेस्ट साल में 2 बार होते हैं। लेवल्स 9 से शुरू होकर 1 तक जाते हैं और जब तुम लेवल 1 के बाद फाइनल टेस्ट पास कर लोगे तभी तुम्हें एक असली वॉरियर माना जाएगा और तुम इस फोर्ट से ग्रेजुएट हो पाओगे। विंसेंट खामोशी से सोचने लगता है, अगर मैं सबसे फास्ट भी चलूं तो मुझे ग्रेजुएट होने में कम से कम 4.5 साल 4.5 ईयर्स लगेंगे। तभी बर्गोन थोड़ा संजीदा होकर पूछता है, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ यंग मास्टर, क्या आपने इस ब्लू आइड व्हाइट टाइगर पर इसलिए निशाना लगाया था क्योंकि आपको पता था कि वही यूएसपीओ मैजिक स्पेल का सेंटर पॉइंट मास कॉन्सेंट्रेशन है। विंसेंट बिना पलक झपके सीधा जवाब देता है, यस। विंसेंट का ये बेबक जवाब सुनते ही बर्गोन गुस्से और हैरत से अपनी मुट्ठी भेंचते क्लेंच हुए सोचता है, मुझे पता था, लेकिन हाउस एडेका का एक डायरेक्ट डिसेंडेंट जो कि एक वॉरियर्स की फैमिली है भला मैजिक के बारे में कैसे जान सकता है। विंसेंट उनकी हैरत को देखते हुए कहता है, मैं एक वॉरियर बनने के काबिल नहीं था, इसलिए मैंने हर यूएस चीज को सीखने की कोशिश की जो मेरे हाथों में आई। बर्गोन ध्यान से उस देखता है और अपने दिल में कहता है, ये लड़का ना सिर्फ कॉन्फिडेंट है बल्कि इसके पास इस कॉन्फिडेंस को सच साबित करने के लिए स्किल्स और नॉलेज दोनों है। तो फिर ऐसे बच्चे को इसके खानदान का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नकारा क्यों समझा जाता था। मुझे ये हेवनली एप्पल आखिर कहाँ मिल सकता है। विंसेंट का ये बच्चों जैसा सवाल सुनकर बर्गोन का दिमाग घूम जाता है और वो स्वेट ड्रॉप करते हुए ठंडी सांस लेता है। हाँ, आखिरकार ये एक बचा ही है। साय, मुझे नहीं पता था कि आज के दौर में भी कोई इस फुजूल मिथ कहानी पर यकीन करता है। तभी कैरेज के पहिए ग्रीक करके रुकते हैं और बाहर से आवाज आती है, हम पहुंच गए हैं। बर्गोन दरवाजा खोलता है जहां सामने एक बेहद बड़ा और पत्थर का पुराना ब्लॉक दिखता है। बर्गोन कहता है, यह लेवल 9 की डॉर्मेट्री है।
सर्वेंट्स पहली फ्लोर पर सोएंगे और आप तीसरी फ्लोर पर रूम नंबर 5 में रहेंगे। बर्गॉन अपना हाथ आगे बढ़ता है जिसमें एक नायाब गोल्डन बैच चमक रहा है। वो कहता है यह सन बैच है जो रिप्रेजेंट करता है कि तुम एबिस फोर्ट के एक लेवल 9 ट्रेनी हो। विंसेंट उस गोल्डन सन बैच को अपने हाथ में लेता है और इस नए सफर की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। विंसेंट यूज अपने सीने पर लगा लेता है जो उसके नए सफर की शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। बर्गॉन उन्हें सेल्यूट करते हुए कहता है क्रिम्सन फोर्ट में हम इस तरह सेल्यूट करते हैं लेवल 9 ट्रेनी विंसेंट। विंसेंट भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ अपने दिल पर रखता है और अदब से सेल्यूट करता है। विंसेंट और हवा में फ्लोट करता हुआ जूलियन लेवल 9 डॉर्मेट्री के रूम 5 के दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। विंसेंट दरवाजा खोलता है स्विंग, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है रूम के अंदर बिल्कुल खामोशी साइलेंस छा जाती है। वहां खड़े बाकी के ट्रेनीज डर और पसीने से कांप रहे हैं। GULPSWEAT। विंसेंट उन्हें देखकर चौंक जाता है और दिमाग में पूछता है यूलियन यहाँ क्या चल रहा है? क्या मैंने आते ही कुछ गलत कर दिया? जूलियन भी हैरत से अपना सिर खुजाता है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक पीछे से एक बेहद ही बदतमीज और तेज आवाज आती है, माय जरा देखो तो सही के यहाँ कौन आया है। दरवाजे पर खड़ा है एक बेहद मस्क्यूलर ऑरेंज बालों वाला और हरामी मुस्कुराहट वाला लड़का जिसका नाम मलोन एडेका है। वो हाउस एडेका का 6th जोन और लेवल 9 का क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। वो टैंस कसते हुए कहता है क्या ये हमारे खानदान का सबसे बड़ा रोलू ट्राई बेबी विंसेंट नहीं है? मलोन को देखते ही जूलियन के दिमाग में एक धमाका होता है। वो बिल्कुल गुस्से से लाल पीला हो जाता है और उसकी आंखों में गुस्से की लाल रोशनी चमक उठती है। जूलियन गुस्से से कांपते हुए कहता है इसने तुम्हें गार्बेज कचरा खिलाया था, याद है? विंसेंट को जैसे ही गार्बेज का लफ्ज याद आता है उसके दिमाग में दोबारा प्यूक वॉमिट करने जैसा एहसास होता है। BLEGH। वो अपना मुंह ढंग लेता है और उस माजी का वो खौफनाक दिन याद आता है जब इस हरामी ने उस जबरदस्ती कचरा खाने पर मजबूर किया था। विंसेंट के दिमाग में बात बिल्कुल साफ हो जाती है, मुझे याद आया तो इसका मतलब तुमने माजी में जो बातें बताई थीं वो सिर्फ कहानियां नहीं थीं बल्कि सच था। जूलियन गुस्से से अपनी मुठियां भेंचते क्लेंच हुए विंसेंट के कान में चीखता है विंसेंट। लेकिन अपना असली रूप छुपाए रखने के लिए विंसेंट अचानक अपना हाथ आगे बढ़ता है और एक बड़ी झूठी मुस्कुराहट के साथ कहता है बहुत वक्त बाद मुलाकात हुई है मलोन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ देख पाऊंगा। तुमसे दोबारा मिलकर सच में बहुत खुशी हुई। मलोन और रूम के बाकी ट्रेनीज विंसेंट के इस अचानक दोस्ती वाले अंदाज पर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। मलोन अपना हाथ उससे मिलता है लेकिन थोड़ा हिचकिचाता है। वो कहता है लेकिन हमारे दरमियान माजी में कोई खास दोस्ती तो नहीं थी, याद है ना? विंसेंट उन्हें देखकर हल्की और शातिर मुस्कुराहट स्मर्क के साथ अपना सर झुका लेता है। विंसेंट उसके बिल्कुल सामने खड़ा होकर शैतानी आंखों के साथ तेजी से पूछता है तो फिर तुम अभी तक लेवल 9 पर ही क्यों अटके हुए हो? मलोन अचानक इस सवाल पर बिल्कुल शॉक हो जाता है। व्हाट? क्या? उसका गुस्सा फौरन भड़क उठता है। वो पलटता है और दरवाजे के पास खड़े एक कमजोर लड़के को गुस्से से बुलाता है सिजेंग इधर आओ। सिजेंग डर से कांपते हुए पूछता है वाई यस? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता मलोन फौरन अपना हाथ घूमता है और सिजे के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। सिजेंग यूएस झटके से जमीन पर गिर जाता है। मलोन चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुम्हें इस नए बच्चे को ट्रेन करने को कहा था ना? अगली बार अगर इस ब्रत ने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? सिजेंग रोते हुए अपना चेहरा पकड़ता है और कहता है वाई यस सर। मलोन गुस्से में पलटता है और विंसेंट की तरफ देखकर घुरता है ये कचरा पीस ऑफ ट्रैश, आखिर हमारे पूर्वज असलैन का डिसेंडेंट कैसे हो सकता है? मलोन की इस बात पर विंसेंट की आंख गुस्से से लाल हो जाती है। उससे उसके एंडर कजिन नजर आता है, उसकी पुरानी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन। जूलियन को माजी का एक और शख्स याद आता है। मलोन विंसेंट को देखकर गुस्से से कहता है क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? लेकिन इससे पहले कि मलोन अपनी बात पूरी करता विंसेंट पलक झपकते ही आगे बढ़ता है और उसका कॉलर पूरे जोर से जकड़ लेता है। मलोन चौंक जाता है और अगले हाई पैल विंसेंट अपना जोरदार फिस्ट घूमता है और मलोन के चेहरे पर एक बेहद हाई धांसू पंच मरता है। पाव विंसेंट अपना हाथ झटकता है। रूम में खड़े बाकी के ट्रेनीज दहशत के मारे चीख उठते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि लेवल 9 के रिप्रेजेंटेटिव और हाउस एडेका के 6th जोन को एक ही पंच में नीचे गिरा दिया गया है। मलोन गुस्से से लाल हो जाता है और हंसते हुए उठता है। हाँ, लगता है छोटे विंसेंट को अब एक अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। मलोन के जिस्म से एक बेहद ही खौफनाक और लाल औरा का तूफान निकलने लगता है और वो अपना बड़ा हाथ उठाकर विंसेंट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन विंसेंट बिल्कुल सुकून से खड़ा है। वो अपने दिल में सोचता है मैंने अपनी इस नई जिंदगी में एक बात बहुत अच्छी तरह सीखी है कि इस दौर के लोग। विंसेंट तेजी से स्लाइड करके आगे बढ़ता है और एक ही झटके में मलोन का कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट बिना तलवार की लड़ाई को एक असली वॉरियर की स्किल नहीं समझते। विंसेंट मलोन के बड़े जिस्म को हवा में उठाता है और उस हवा में घूमते हुए पूरे जोर से जमीन पर दे मारता है। स्लैम, जोरदार पटाख। मलोन का सिर जमीन पर लगता है और उसके होश उड़ जाते हैं। रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। विंसेंट बिल्कुल आराम से खड़ा होता है और अपने हाथों से ताली बजाने लगता है। क्लैप क्लैप। मलोन जमीन पर लेटा हुआ दुख से करा रहा होता है। विंसेंट रूम के बाकी ट्रेनीज की तरफ देखता है और बिल्कुल संजीदा और रौबदार आवाज में कहता है तुम सब ध्यान से सुनो। एक असली वॉरियर के दिल में सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट और तारीफ एडमिरेशन होनी चाहिए, किसी का डर नहीं। लेकिन जमीन पर लेटा हुआ मलोन गुस्से से अपने दांत पीसता है। वो अपनी तलवार निकलता है और उसकी आंखों में कन साफ दिखता है। मलोन गुस्से से बिल्कुल पागल होकर अपनी तलवार निकलता है और चिल्लाता है तुम बेस्टार्डी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम? और अगले हाई पैल वो अपनी पूरी ताकत के साथ हवा में कूदता है और अपनी तीज तलवार से सीड विंसेंट के सर पर एक खौफनाक वार करता है। मलोन के जिस्म से निकलने वाली गुस्से की लाल औरा पूरे रूम को घेर लेती है। लेकिन विंसेंट बिना डर के बिल्कुल तेजी से नीचे झुकता है और उसके इस तीज तलवार के वार को बेहद आराम से डोज बचे कर लेता है। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।